नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। कई दिनों से फेस टू फेस हम लोग नहीं हो रहे थे। आज बहुत दिनों बाद फिर कैमरे के सामने में आ रहा हूँ। तो शुरू करेंगे नए बैच की शुरुआत की तरह संख्याओं से शुरू करेंगे। बेसिक मैथ को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक तरह से आपका नया बैच है हाई स्कूल का। ठीक है, तो यह बेसिक आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक दोहे के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। तो चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। ठीक है, तो आइए इस दोहे के साथ शुरू करते हैं। संख्याएं, तो पहले हम जानेंगे संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? तो संख्याएं जो है गणितीय प्रतीक हैं, या कह सकते हैं गणितीय वस्तुएं हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इनको। तो क्या है ये? गणितीय वस्तुएं हैं। गणितीय वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? गणना करने के लिए, गणना में। और किस लिए किया जाता है? तो मापने में। और किस में किया जाता है? क्रम प्रदान करने में। क्रम प्रदान करने में किया जाता है। तो आप लोग अगर मिला के इसे लिख लेंगे तो यह परिभाषा बन जाएगी संख्या किसे कहते हैं। देख लीजिए क्या कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। तो यहां पे लिखा है, तो संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग गणना करने में, मापने में तथा क्रम प्रदान करने में किया जाता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो वे गणितीय वस्तुएं जिनका प्रयोग गणना करने में, कॉमा मापने में, कॉमा या वा लिख दीजिएगा, वह क्रम प्रदान करने में किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। तो हम संख्याओं को विभिन्न भागों में देखेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, फिर क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, इस तरह से हम सभी संख्याओं को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक एक संख्या को लेकर। तो हम लोग शुरू करेंगे प्राकृतिक संख्या से। तो एक चार्ट बना लेते हैं जो जो हमें संख्याएं पढ़नी है उनके लिए। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, साइड में मैं यहां लिख लेता हूं सभी संख्याओं को। तो यहां पे सबसे पहली संख्या आपको पढ़नी है प्राकृतिक संख्या। मैं थोड़ा सा यहां छोटा लिखूंगा। ठीक है, फिर आपको लिखना है पूर्ण संख्या, पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है तीसरा पूर्णांक, और चौथा पढ़ना है आपको सम संख्या। फिर पढ़ना है विषम संख्या। फिर पढ़ना है अभाज्य संख्या। फिर पढ़ना है भाज्य संख्या। फिर पढ़ लेना है आपको सह अभाज्य संख्या। फिर पढ़ना है आपको परिमेय संख्या। ठीक है, फिर पढ़ना है आपको अपरिमेय संख्या, और फिर पढ़ना है आपको वास्तविक संख्या, और फिर पढ़ना है आपको काल्पनिक संख्या, और फिर पढ़ लेना है आपको संपूर्ण संख्या। ठीक है, तो देख लीजिए ये। तो आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, सह अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक और संपूर्ण संख्याएं, यह सभी जाननी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहली हेडिंग से शुरुआत करते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याओं से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे प्राकृतिक संख्याएं। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। तो जिन संख्याओं का प्रयोग गणना के लिए किया जाता है, गिनती गिनने के लिए किया जाता है। जैसे आपसे आपके कमरे में यानी क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, अगर कोई पूछेगा तो आप जीरो तो बताएंगे नहीं। मान लेते हैं क्लास में खाली है, तो आप कह देंगे कोई लड़का नहीं है, आप ये नहीं कहेंगे जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे गिनती जो शुरू की जाती है किससे शुरू की जाती है? 1 से शुरू की जाती है। ठीक है, अगर आप किसी टोकरी में आम रखा है, गिनना चाहते हैं, तो आप 0 से थोड़ी गिनते हैं, आप कहां से गिनते हैं? 1 से गिनते हैं। तो गणना जो शुरू होती है वह 1 से शुरू होती है। गिनती जो शुरू होती है किसी चीज की, गिनती करने के लिए जो प्रयोग करते हैं, 1 से शुरू किया जाता है। वहां पे यह संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं।
तो हम सीधी सी परिभाषा में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वे संख्याएं जिनका प्रयोग गणना के लिए किया जाता है, गणना के लिए किया जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन है? जिनका प्रयोग गणना के लिए किया जाता है। इनको हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एन से। तो हम कैपिटल एन बराबर लिख सकते हैं, ये देखिए इसे सेट का साइन कहते हैं, यानी जो है समुच्चय का संकेत कहते हैं मझले ब्रैकेट को। तो यहाँ पे जो संख्याओं का समूह जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करेंगे तो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएंगे? अनंत तक। तो यह हो गया आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 से शुरू होकर कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब यहां पे एक सवाल और प्रश्न यहां पे खड़ा हो जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1। तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, यह हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। अब हमें पढ़ना है प्राकृतिक के बाद पूर्ण संख्या। ठीक है, अच्छा प्राकृतिक को प्राकृत भी बोलते हैं, यह भी याद रखिएगा, प्राकृत भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और अब हम आ जाते हैं पूर्ण संख्या पर। किस पे आ जाते हैं? पूर्ण संख्या पर। तो मैं इसे मिटा देता हूं। तो दूसरा हमें देखना है अब पूर्ण संख्या। तो देखिएगा, पूर्ण संख्या अंग्रेजी में इसे बोलते हैं होल नंबर। तो यहां होल नंबर से लिख लेंगे पूर्ण संख्याएं। ठीक है, बहुवचन में लिखते चलेंगे, क्योंकि एक संख्या नहीं कई संख्याएं शामिल होती हैं तब जाके यह बनता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं। अब अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को भी शामिल कर लें, तो यानी जो प्राकृतिक संख्याएं जो हमें मिली थी एक समूह में, उनमें अगर 0 को भी शामिल कर लें तो वही वाला समूह जो हो जाएगा, नया समूह जो प्राप्त होगा, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। अगर इसके पहले हम 0 को भी शामिल कर लें तो यह जो समुच्चय कहलाएगा, यह जो समूह कहलाएगा, वह कहलाएगा क्या? पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो यह पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आइए दूसरा वाला भी कंप्लीट करते हैं लिखकर। तो क्या लिखेंगे? तो यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब इसे दर्शाने का तरीका क्या हो जाएगा? W, और छोटे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप? मझले ब्रैकेट में, छोटे नहीं। ठीक है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा? अनंत। यहां पे उन्हें लिख लेंगे क्योंकि कई संख्याएं हैं, तो यहां उन्हें सही रहेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा। तो अब यहां पे वही नया प्रश्न एक खड़ा होगा कि सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या कौन है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर कौन है? 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। ठीक, तो एक बार अच्छे से पढ़िए इसको। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को भी शामिल कर लिया जाए
तो उसे उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो W से इसको दर्शाते हैं, तो यह हो गया 0 1 2 3 मझले ब्रैकेट में बंद कर लेंगे अनंत तक करके, तो इसे हम कह देंगे उसका समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया। ठीक है, तो आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग सम और विषम। तो इसे 2 से विभाजिता के आधार पर संख्याओं को 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें सम कहते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम कहते हैं। ठीक, देखिएगा तो अब हमारे पास है हेडिंग सम। तो सम में कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, तो 2 अक्षर हैं, और 2 अक्षर मतलब 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 से विभाजिता के आधार पर संख्याओं को 2 भागों में बांटा जाता है, सम और विषम। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे तीसरा नंबर सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी कि इसे क्या कहेंगे, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। ठीक है, तो क्या होगा, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होंगी उन्हें विषम संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा समझने वाली चीज है नहीं, तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो लिखेंगे क्या, वे संख्याएं जो 2 से, आप भी इसे गिनती में ही लिखिएगा, 2 से पूर्णतः, यहां पूर्णतः क्यों शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पूर्णतः मतलब दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं आगे की तरफ। तो यहां पे उदाहरण देखना चाहें तो आप लोग उदाहरण देखिए, 2 से जो संख्याएं कट जाएंगी, तो कौन सी संख्याएं होती हैं जो 2 से कटती हैं, जिनके अंत में, जिनका अंतिम अंक जो होता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ठीक है, 0 होता है। अगर किसी संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 है तो वह जो संख्या होगी वह 0 से कट जाएगी। ठीक है, तो एक चीज और यहीं पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं अंक की और संख्या की, तो इनमें क्या कोई अंतर है, तो अंतर तो होगा ही। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, डिजिट होती है, और इसकी अंग्रेजी क्या होती है, नंबर होती है। ठीक है, जैसे आप क्या पूछते हैं, मोबाइल नंबर पूछते हैं किसी से कि मोबाइल डिजिट पूछते हैं, मोबाइल नंबर पूछते हैं, तो नंबर में कई डिजिट होते हैं। कितने डिजिट का नंबर है, 10 डिजिट का नंबर है, ये बताते हैं आप लोग, 10 अंक का नंबर है। तो जो अंक होता है वह छोटा रूप है, यानी कि 0 1 2 3 डॉट 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 9 तक जो आप पढ़ते हैं उसे कहते हैं अंक। क्या कहते हैं, अंक। और जब 2 या 2 से अधिक अंक मिल जाते हैं तो वह कहलाता है क्या, संख्या। क्या कहलाता है, संख्या। ठीक है, तो आप याद रखें। अच्छा, संख्या में इनको भी शामिल कर लिया जाता है, 0 से लेकर 9 तक जो अंक हैं इन्हें संख्या कहा जा सकता है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि संख्या जो है, जो अंक है वह छोटा गोला है, और जो डिजिट मतलब कि संख्या है वह बड़ा गोला है। ठीक है, यानी कि 0 से लेके 1 2 डॉट 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 9 तक अगर हम चलें तो यह अंक है, डिजिट है। अगर मैं इसके बाद चलूं तब 10 आएगा, 11 आएगा। अब यह सभी मिलकर क्या कहलाएंगे, संख्या कहलाएंगे। तो 0 से जितना आप सब आगे बढ़ जाएंगे, कई अंक मिलके क्या बना लेंगे, संख्या बना लेंगे। ठीक है, तो अंक एक छोटा गोला है, इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याएं क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। ठीक है, फिलहाल आपको यह कहा भी जा सकता है कि मतलब यहाँ पे संख्या के अंदर इसे शामिल किया जा सकता है, इसे किया जा सकता है, लेकिन अंक के अंदर संख्या को शामिल पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात को समझ लीजिएगा, अंक केवल 0 से कहां तक है, 9 तक है, और बाकी सब क्या हो जाएगा, संख्याएं हो जाएंगे। ठीक है, जब अंक बढ़ेंगे तो संख्याएं हो जाएंगी। देखिए, तो हम सीधे से कह सकते हैं, यहां पे क्या कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, और 14 है, 16 है, इस तरह से डॉट डॉट डॉट।
और कई आ जाएगा। ठीक है, तो 2 6 8 मैंने लिख दिया ऐसे ही। तो ठीक है, देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं, तो यहां पर सम संख्याएं जो होती हैं वह क्या होती हैं। अच्छा एक सेकेंड, यहां पे मैं क्रम से लिख दूं अगर, तो 2 4 6 8 10, इस तरह से मैंने क्रम से क्यों लिखा है अभी समझाता हूं। इसके साथ मैं विषम संख्या को भी लेके चलूंगा। देखिएगा, अब यहां पे हम आते हैं चौथे नंबर पे, विषम संख्या। विषम संख्याएं कर लेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, तो वे संख्याएं जो 2 से, यहां 2 गिनती में लिखिएगा, 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, अब बताइए, 1 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 तो कट गया, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, और 8 तो कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, डॉट 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 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से पहले 2 प्रश्न खड़े होंगे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है। सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 2 है, सबसे छोटी सम संख्या। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या। ठीक, अब यहां देखिएगा, अगर मैं पूछूं 2 क्रमागत, अच्छा यहां पे एक चीज और जान लीजिए, क्रमागत किसे कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव किसे कहते हैं। क्रमागत, क्रम से आने वाले। मैंने पूछा अगर 2 क्रमागत विषम संख्याओं का नाम बताइए, तो मैं बता सकता हूं 1 और 3, या बता सकता हूं 5 और 7, या बता सकता हूं 3 और 5। अगर मैं इसी तरह से पूछ दूं 2 क्रमागत सम संख्याओं का नाम बताइए, यह विषम था। अब यहां पे 2 क्रमागत सम संख्याओं का नाम बताइए, तो 2 4 कह सकता हूं, 4 6 कह सकता हूं, 6 8 कह सकता हूं। इस तरह से मैं बता सकता हूं। तो क्रमागत माने क्रम से जो आए। तो अगर मैं पूछूं किन्हीं भी 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, किन्हीं भी 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, तो 4 में से 2 घटा लीजिए, 2 आएगा। 6 में से 4 घटा लीजिए, 2 आएगा। 8 में से 6 घटा लीजिए, 2 आएगा। तो किन्हीं भी सम संख्या के 2 क्रमागत अगर हम क्या लें, संख्याएं लें, तो उनके बीच का अंतर हमेशा कितना आता है, 2 आता है। कितना आता है, 2। अगर मैं यहां पे पूछूं विषम संख्याएं अगर ली जाए क्रमागत, तो उनके बीच का अंतर कितना आएगा, तो 3 में से 1 जाए 2, 7 में से 5 जाए 2, 5 में से 3 जाए 2। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं, तो विषम संख्याएं अगर क्रमागत ली जाती हैं, तो उनके बीच भी अंतर 2 आता है। तो आप सीधी सी बात याद रख लीजिएगा कि किन्हीं 2 सम या किन्हीं 2 विषम क्रमागत संख्याओं का अंतर जो होता है 2 होता है। तो किन्हीं 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, किन्हीं 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर जो होता है वह भी 2 होता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यह हो गया सम और विषम। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो सम और विषम के बाद अभाज्य और भाज्य आ जाएंगे। देखिए, तो अगली हेडिंग बना लीजिए, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, और अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से लिखेंगे। ठीक है, देखिए, अब देखिएगा, तो अभाज्य संख्याओं में आ छिपा है। ठीक है, यहां पे देखिए, जिनका जो गुणनखंड केवल 2 हो, एक हो और दूसरा स्वयं हो, यानी कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। और जिनको काटने के लिए अन्य भी कोई पैदा हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं,
भाज्य संख्याएं कहलाती हैं वे। तो एक और स्वयं के अतिरिक्त जब कोई अन्य भी आ जाए तो उसे हम तब क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। यह तो रहेंगी ही रहेंगी एक और स्वयं, उसके बाद अन्य भी संख्याएं काटने के लिए आ जाएंगी तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, आइए बात करें, अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, और 1 देखिए सबको काटेगा, 1 सबको काटेगा, और किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो इसके अलावा कोई अन्य इसे काटने वाला है नहीं। ठीक है, ऐसा काटना है कि पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णांक मिले हमको। ठीक है, यह नहीं कि यहाँ पे और किसी से काटना चाहे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे नहीं 0.5 से काटेंगे, नहीं काटना है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिएगा पूर्णांक से ही काटना है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 1 और 2 से काटेंगे, 1 और 2 के अलावा यह किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि यह कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसे काटने के लिए कौन आ रहा है, केवल 1 और स्वयं। लेकिन अगर मैं यहीं पे 4 ले लूं, 4 आ जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य भी आ जाए तो वह कौन सी संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो अन्य भी शामिल हो रहे हैं जब, तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। अन्य नहीं शामिल हो रहे हैं 1 और स्वयं के अतिरिक्त, तो हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, जब अन्य भी शामिल हो जाएगा तो भाज्य कहेंगे। अंग्रेजी में इसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो 3 बता दीजिए अब क्या है। तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, अन्य किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि 1.5 से कटेगा, नहीं काटना है इससे ना। ठीक है, तो आपको पूर्णांक से ही काटना है। तो अब देखिएगा, तो 3 से कटेगा, अब यहां 1 से कटा, 3 से कटा, और यहां पे फिर आप कह सकते हैं कि यह जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहां पे 2 की एक विशेषता है, यह सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। तो सम भी है और क्या है, अभाज्य है। सम भी है और क्या है, अभाज्य। तो 2 की विशेषता यह याद रखेंगे कि सम के साथ साथ कौन सी संख्या ऐसी है जो सम के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, वह कौन है, 2 है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है कि एक ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है, और ना ही भाज्य है। तो एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, यह बात याद रखनी है। ना अभाज्य है एक, ना भाज्य है। ठीक है, लेकिन एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य और भाज्य नहीं है, भाज्य या अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग लिख लेते हैं अब इसे, तो समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, तो अब यहां पे बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो अब यहां पे लिखेंगे वे संख्याएं जो केवल एक एवं, यह एक लिखा है, ठीक है, एक एवं स्वयं से विभाजित होती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं क्या, 2 और कौन, 3, 5, 7, 8, 9। देखिए 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। 9 क्यों नहीं है, 9 विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा 9, और फिर 9 से कट जाएगा। देखिए अन्य आ गया कौन, 3। तो एक और स्वयं तो है लेकिन अन्य भी शामिल है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। डॉट 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 कर लीजिए, हो गया यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। अब यहां पे एक चीज और याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। आगे देखिए, जो 7वां अगर हम आ जाए, 7वें पे आ जाए, तो हम आ जाएंगे भाज्य संख्या पर। किस पे आ जाएंगे, भाज्य संख्या पर। तो अगली हेडिंग रहेगी आपकी भाज्य संख्याएं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स,
कंपोजिट नंबर्स। तो अब बात करें अगर, तो वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। या यह भी लिख सकते हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक। जैसे ये एक और स्वयं से कट रही तो इसके कितने गुणनखंड आएंगे, 2 ही आएंगे। गुणनखंड का देखिए, यानी कि अगर हमें 13 लिखना हो तो 1 और 13, 1 गुणे 13 ही लिखेंगे, क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड बन सकते हैं, 13 कटेगा नहीं। तो 13 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो गुणनखंड कितने हैं, 2 ही है। 13 के 2 ही गुणनखंड है। तो आप यह भी परिभाषा दे सकते थे कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाज्य संख्याएं क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, यहां कर लीजिएगा, स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी, यहां भी लगा लीजिएगा, से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, पीछे समझ लिया आपने। तो यहां पे मैं केवल एग्जाम्पल्स लिख देता हूं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के तौर पर आप लिख सकते हैं। देखिए एक ना तो भाज्य ना अभाज्य है, तो 3 भी देखिए यहां पे आ गया, तो 4 बच गया। 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 4 से कटेगा। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 लगा लीजिए। तो सबसे छोटी जो है आपकी अभाज्य संख्या कौन है, तो वह है, अभाज्य नहीं सॉरी, भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। ठीक है, तो यह याद रखिए और स्टार बना के नोट करेंगे। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन विषम संख्या है, एक विषम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। आगे भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8, तो और सबसे छोटी भाज्य संख्या है वह कौन है, 4 है, और एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अभाज्य संख्या के बाद हमें पढ़ना है सह अभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो यदि किन्हीं 2 संख्याओं को लिखा जाए, उनका मासा एक आ जाए। क्या आ जाए, मासा, यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी HCF अगर 2 संख्याओं का एक हो तो हम उन्हें बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका अगला है 8वें नंबर पे है, तो सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या लिखेंगे अंग्रेजी में से, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, देखिए तो सह अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, यदि किन्हीं 2 संख्याओं का मासा एक हो तो उन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं 2 और 3, इनका गुणनखंड होगा 1 गुणे 2, इनका गुणनखंड होगा 1 गुणे 3। और एक चीज और, इन संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, अभाज्य होना जरूरी नहीं है। इनका मासा कितना आया, 1। अगर इन दोनों संख्याओं का मासा केवल 1 आता है तो यहाँ पे यह संख्याएं कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हें छोटे ब्रैकेट में इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो 2 और 3 कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है,
ऐसे ही देखिए, जैसे लिख देता हूं 4 और कौन 9, तो 4 और 9 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे कितना आ जाएगा 3। दोनों का मासा कितना आ गया, दोनों का मासा कितना आ गया, तो मासा बराबर आ गया 1। अतः 4 और 9 जो है यह भी कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यदि किन्हीं दो संख्याओं का मासा जो है वह 1 आ जाए तो हम उन्हें क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। और यह जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं क्या हो, अभाज्य हो, ठीक है, यह जरूरी नहीं है। अब आइए देखते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, साथ में लिखते भी चलेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि दो संख्याओं का मासा, यदि दो संख्याओं का मासा, मौसा मत लिखिएगा, मासा लिखना है, या दो संख्याओं का मासा एक हो तो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, जैसे तो आप लिख सकते हैं 2 3, 2 3, यहां पे लिख सकते हैं 2 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं। और भी एग्जांपल्स लिख सकते थे, एक से काम चलाया मैंने, तो आपको मासा मैंने निकाल के दिखा दिया था, इसका सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, आसान था, आसान है ये। यदि दो संख्याओं का मासा कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। छोटे ब्रैकेट में इनको बंद करके दर्शा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं परिमेय संख्याओं पर और उसके बाद अपरिमेय संख्याओं पर, जिसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए, तो 9वां आ जाएगा हमारा परिमेय संख्याएं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स, तो अब रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं बताइएगा। तो देखिएगा, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आपने बचपन से ही पढ़ा है, जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही पढ़े हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम सीधे सी बात करें, जिन्हें पूर्णांकों के अनुपात में व्यक्त किया जा सके उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम जिन संख्याओं को पूर्णांकों के अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं लेकिन हर 0 ना हो, तो हम उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो देखिएगा, या फिर यही परिभाषा लिखें, जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सके, जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो आपने जैसे यहां पे मैंने लिख दिया 1/2, तो p बटा q यानी p भी पूर्णांक है, और जो यह है यानी q भी क्या है, पूर्णांक है, लेकिन क्या q इज नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 थोड़ी लिखा है हमने, 2 लिखा है। अगर मैं 1/2 0 ही लिख देता तब क्या होता, यह भी पूर्णांक, यह भी पूर्णांक, लेकिन जो हर है वह पूर्णांक होते हुए भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यह 0 है, जो q इज इक्वल टू 0 हो गया, अतः यह 1/0 जो है यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या यह अपरिमेय होगा, नहीं होगा, यह ना परिमेय है ना अपरिमेय है, यह है अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं यहां से। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, देखिएगा, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, व q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उन्हें
परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहां P व Q दोनों पूर्णांक है, P व Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं क्या, 1/2, 3/4 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, सभी पूर्णांक भी क्या होते हैं? सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या होते हैं। तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और एक चीज और, जीरो भी क्या होता है? जीरो भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहां से यह निष्कर्ष निकल गया, सभी जो पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। और पूर्णांक में जीरो तो शामिल होता है, लेकिन अलग से लिख लिया है, तो शून्य भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। यह अलग से याद रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार नोट करिए, मैं तब तक स्याही भर लेता हूं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। लेकिन यहाँ पे P और Q दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, P और Q दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा, यहाँ पे तो यह परिमेय संख्याएं तो है ही, P बटा Q के रूप में लिखी गई है, लेकिन सभी पूर्णांक जो होते हैं उनके बटे हम एक लिख सकते हैं। उनके बटे हम क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं। जैसे 2 1 है तो 1/1, 2 है तो 2/1, ठीक है, 3 है तो 3/1। यानी सभी पूर्णांक भी कैसी संख्याएं होते हैं? परिमेय संख्याएं होते हैं। और जो शून्य है उसके बटे भी तो एक लिख सकते हैं ना। तो यह देखिए, यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, और यह 0 नहीं है। तो हम सीधे कहेंगे ना, केवल Q की शर्त है कि 0 नहीं होना चाहिए। तो P तो 0 हो सकता है, तो P बटा Q के रूप में इसको भी लिख सकते हैं। तो इसलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 भी परिमेय संख्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं की तरफ। तो 10वां आ जाएगा हमारा अपरिमेय संख्याएं। देखिएगा, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए, तो किसे कहते हैं अपरिमेय संख्या? तो अपरिमेय संख्या। अब सीधी सी परिभाषा उसी को क्या कर देना है? नहीं कर देना है। यानी कि जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि आप सीधे कहें जिन संख्याओं को हम पूर्णांकों के अनुपात में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए यहां पर भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लिख दूं यहां पे। अच्छा, एक चीज और, इसको साधारण रूप से अगर आप कहना चाहें ना, तो आप सीधे कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसमें एक तो पहले पाई शामिल हो जाएगा, और एक शामिल हो जाता है आपका करड़ीगत संख्याएं। करड़ीगत संख्याएं जो कि करड़ी हैं, लेकिन अब यहां पे करड़ी होने का मतलब क्या है? कि अगर मैं करड़ी में 9 लिख दूं तो यह करड़ी नहीं है, क्योंकि यह तो 3 हो जाएगा। तो जो करड़ी संख्याएं होती हैं, जो करड़ी होती है, वे जो संख्याएं होंगी वह सभी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय। ठीक है, तो आप इतना याद रखें, दो चीजों को याद रखें। तो जितनी भी करड़ीगत संख्याएं हैं और एक पाई को याद रखेंगे। ठीक है, एक आध संख्याएं और होती हैं, जैसे गोल्डन रेशियो होता है, 5 से दर्शाते हैं उसको, और एक होता है आपका यूलर नंबर, यह भी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे यह नहीं जानना है आपको, इतना ज्यादा गहराई में नहीं जानना है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो पाई जो है और करड़ी वाली संख्याएं जो है, वे जो अगर करड़ी से बाहर नहीं निकल रही है तब अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि जो करड़ी में 3 है यह पूर्णांक नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इसके बटे 1 तो लिख सकता हूं। तो यहां यह पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है, लेकिन यह तो पूर्णांक है ना। ठीक है, तो इसे पूर्णांकों के अनुपात में नहीं व्यक्त किया जा सकता, इसे पूर्णांकों के अनुपात में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पे यह भी ध्यान रखना होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कैसे इसे, क्यों ऐसा कहा गया Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं इसके बटे 0 लिख दूं तो यह क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तब तो यह अपरिमेय भी नहीं रह गया, अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित। तो अपरिमेय होने के लिए भी 0 नीचे नहीं होना चाहिए। अपरिमेय भी अगर संख्या को बताना है तो हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, वे संख्याएं जिन्हें
पूर्णांकों के अनुपात के रूप में पूर्णांकों के अनुपात यानी कोष्टक में लीजिए P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन कोष्टक में कर सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे सबसे पहला तो शब्द पाई ही लिख लीजिए, और आप लोग सोच रहे होंगे पाई को तो 22/7 लिखा जाता है, लेकिन आप यह भी याद रखें पाई का यह पूरी वैल्यू नहीं है पाई 22/7, ठीक है। अगर आप 9th की मैथ पढ़े हो, सांख्यिकी पढ़े हो, तो लास्ट अध्याय में एक सवाल बना था कि पाई का जो विस्तार दिया गया था 3.1450 अंकों तक देने के बाद उसके बाद भी डॉट डॉट लगाया गया था, यानी कि वह रुका नहीं था, ठीक है, यानी दशमलव प्रसार उसका होता चला गया था। तो हम जब कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार पढ़ते हैं, तो अशांत अनावर्ती जो होता है उसमें विभिन्न संख्याएं आती ही रहती हैं, उनका अंत नहीं होता है, और वह केवल अपरिमेय संख्याओं में ही होता है। और यह जो 22/7 हम लोग लिखते हैं, यह लगभग मान होता है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की, अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की, यानी लगभग मान होता है किसका, पाई का, ठीक है। तो आते हैं इसको हटाते हैं, तो हम सीधे लिख सकते हैं पाई जो है एक यह एग्जाम्पल हो जाएगा, और करड़ी वाली सभी संख्याएं जो करड़ी से बाहर ना निकलती हों, ठीक है। करड़ी के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, करड़ी के अंदर माइनस हुआ तो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो यहाँ बिना करड़ी मतलब बिना करड़ी के अंदर माइनस, लेकिन हाँ करड़ी के बाहर अगर माइनस है तो यह चलेगा। तो माइनस करड़ी में 3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, करड़ी के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। बस देखिए करड़ी में 6 भी कर सकते हैं, ठीक है, करड़ी में 5 कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे अच्छा आपने करड़ी में 2 का मान पढ़ा होगा 1.414, आप सोच रहे होंगे तो यही रुक जाता है, नहीं, वहां पे यह वैल्यू आगे भी निकलती आती है, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार रुकता नहीं है, इसलिए करड़ी में 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब दशमलव प्रसार रुक जाए या किसी चीज का दोहराव होने लगे बार बार, यानी कि जैसे 1.4 हम लिखें और इस पे बार लगा दें, तो यानी यह बार बार यही आ रहा है, तो यह सभी संख्याएं जो होंगी यह परिमेय संख्याएं होंगी। जब दशमलव प्रसार पढ़ाया जाएगा तब उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो यह वाली संख्या भी कैसी होगी, परिमेय होगी। या फिर केवल बिना बार के हो, दशमलव प्रसार अंत मतलब दशमलव प्रसार करते समय इसका अंत हो गया हो, ऐसे करते करते कहीं पर अब यह ना बढ़ रहा हो, तो यह भी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्हें परिमेय संख्या इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूं 15/141 बटे यहाँ पे 1 2 3 4, 1 लिख के 4 शून्य, इसे लिखा जा सकता है। इसी प्रकार इसको भी हल करने का तरीका होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो यह हो गई सभी जो करड़ी की संख्याएं हैं वह अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं, तो याद रखेंगे। और एक पाई, लेकिन करड़ी वाली संख्याएं अपरिमेय तभी होंगी जब वह करड़ी से बाहर ना निकले। तो अगर करड़ी में 9 लिखा है तो यह 3 हो जाएगा, तो यह करड़ी नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 3/1 लिखा जा सकता है। या सभी पूर्णांक जो होते हैं वह क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम आते हैं, अब अपरिमेय भी हो गया, अब क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अब ध्यान दीजिएगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो यहीं पे पढ़ लेते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो अब देखिए परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो सीधे से परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे हम लोग, सीधे एक गोला बनाएंगे, एक तरफ क्या हो जाएगा, परिमेय, एक तरफ हो जाएगा
अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय में जैसे 1/2 है, ठीक है, और भी लिख सकते हैं बटे वाला, 0 है, पूर्णांक सभी आ जाएंगे, ठीक है, यह हो जाएगा। अपरिमेय में पाई है, और क्या है, करड़ी में 2 है, करड़ी में 3 है, और भी है, डॉट डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो यह समझ में आ गया होगा। अब जो संख्याएं बच जाती हैं शेष, उन्हें कहते हैं काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या का सीधा सा मतलब है, यहां से जो हम छोड़े थे, कहे थे माइनस करड़ी में 6 लिख दीजिए, माइनस करड़ी में 2 लिख दीजिए, माइनस करड़ी में 1 लिख दीजिए, यानी कि करड़ी माइनस करड़ी में, अरे सॉरी, मैं माइनस बाहर बोल रहा हूं और अंदर करड़ी लिख रहा हूं। तो यहां पे आपको यह सुनना, फिर से सुन लीजिए, करड़ी में -1 लिख दीजिए, करड़ी में -2 लिख दीजिए, करड़ी में -3 लिख दीजिए। इसके अंदर चाहे संख्या वर्गमूल निकले या ना निकले, कोई दिक्कत नहीं। करड़ी में माइनस जो है अंदर करड़ी में रहेगा, करड़ी में -4 लिख दीजिए। आप सोचेंगे आप तो ये तो निकल गया बाहर, 2 तो हो जाएगा, लेकिन अंदर माइनस रह जाएगा। तो इसे कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं -1 गुणे 4, -1 गुणे 4। तो हम 2 का 4 का तो वर्गमूल निकाल लेंगे, 2 हो जाएगा, और करड़ी में -1 पड़ा रहेगा। तो अंदर अगर करड़ी के माइनस है तो सीधी सी बात है, वह संख्या कहलाती है कैसी, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं सीधे से कहना चाहूं, तो जो संख्याएं करड़ी में जो है -1 का गुणज होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। या फिर इसको बताइए कैसे होगा, करड़ी में जो करड़ी में -2 लिखा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको सब मिटा देते हैं पहले। तो करड़ी में -2, तो यह कैसे करड़ी में -1 का गुणज है, तो करड़ी में -2 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं करड़ी में 1 गुणे, करड़ी में -1 गुणे 2। तो मैं इसे 2 भागों में बांट भी सकता हूं करड़ी को। तो करड़ी में -1 हो गया और एक करड़ी में हो गया 2। तो क्या यह करड़ी में -1 का गुणज नहीं हो गया, गुणज हो गया। इसे मैं इस रूप में व्यक्त कर सकता हूं तोड़कर। तो यह करड़ी में -1 का क्या है, गुणज है। इसलिए मैं कह सकता हूं यह भी एक कैसी संख्या है, काल्पनिक। आपको कुछ नहीं सोचना है, आप डायरेक्ट बताएंगे कि अगर करड़ी के अंदर माइनस है तो वह कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या। तो इसको मिटाते हैं, अब हम लोग काल्पनिक संख्या को लिख लेते हैं। तो इसे आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर पे हमारी है क्या, काल्पनिक संख्या। देखिए, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। देखिएगा, तो अगर मैं बात करूं तो बात कर ही चुका हूं, ठीक है। तो अब केवल हमें इसके बारे में लिखना है। तो आप सीधे कह सकते हैं वे संख्याएं जो करड़ी में -1 का गुणज होती हैं, गुणज होती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, इसकी दूसरी परिभाषा क्या दी जा सकती है, ठीक है, क्या दी जा सकती है, तो यह लिख सकते हैं कि करणीगत ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। करणीगत ऋणात्मक संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, वे संख्याएं जो करड़ी में -1 का करड़ी में -1 का गुणज होती हैं, क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्या हो जाएगा, करड़ी में -1, करड़ी में -2, करड़ी में -3, डॉट डॉट डॉट, और भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और फंसती है, फंसती क्या है, एक और जानकारी एक्स्ट्रा है, आप लोग जान लीजिए। करड़ी में -1 सभी के क्या है, गुणज है। यहाँ पे इसमें भी करड़ी में -1 है, करड़ी में -1 इसमें भी छिपा हुआ है, हम लोग अलग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसको हम एक चिन्ह से दर्शाते हैं जिसे कहते हैं आई, और इसको कहते हैं आयोटा, ठीक है।
तो इसे सामान्य रूप से करड़ी में -1 ना लिखना पड़े, करड़ी में -1 ना लिखना पड़े, उसके लिए हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं आई का। अगर हम आई का वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, तो यह करड़ी हट जाएगी, -1 आ जाएगा और यह आ जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं एक बार और इसका वर्ग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आई की पावर 4, आई की पावर 4 और माइनस करड़ी -1 जो है इसका वर्ग करेंगे तो (1) आ जाएगा, तो केवल 1 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आई बराबर होता है माइनस करड़ी में 1, तो आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1। यह करड़ी में, यह केवल बिना करड़ी के, बिना करड़ी के। और आई की पावर 4 का मान कितना होता है, आई की पावर 4 का मान कितना होता है, तो आई की पावर 4 का मान होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और आई का मतलब होता है आयोटा, जो कि काल्पनिक संख्याओं के दर्शाने के लिए एक चिन्ह है, प्रयोग है, और वह किसको दर्शाता है, केवल माइनस करड़ी में 1 को। तो जैसे मैंने लिख दिया -2, तो आपको पता है कि इसमें माइनस करड़ी में जो लिखा यहाँ पे -2 करड़ी में, ठीक है, और माइनस मैं लिख सकता हूँ 1 करड़ी में, ठीक है, यानी कि करड़ी -1 गुणे इसे करड़ी में 2 लिख सकता हूँ आराम से। इसको आई से दर्शा दूंगा और इसे ऐसे ही रहने दूंगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ करड़ी में 2 आई। ठीक है, आई करड़ी से बाहर है। ठीक है, तो यह रहा आपका कौन संख्या है, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो इनको जो यह संख्याएं किसकी गुणज होती हैं, करड़ी में -1 का। तो वे संख्याएं जो करड़ी में -1 का गुणज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप नोट करके लिख लेंगे, इसको भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, करड़ी में -1 बराबर आई। ठीक है, करड़ी में -1 बराबर आई, यह दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं, एक और हमारा आखिरी सवाल है, मतलब आखिरी जो संख्या है वह है संपूर्ण संख्या। तो मैं इसे मिटा देता हूं। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्याएं, तो क्या हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे, कंप्लीट नंबर्स। ठीक है, देखिए, तो यहां पे ना अगर मैं 6 लिखूं तो 6 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से और किससे, 6 से। हम इनको कहते हैं यह 6 के गुणनखंड है, यह 6 के गुणनखंड है, क्योंकि यह इनको काट देंगे। तो जो संख्याएं किसी संख्या को काटती हैं उसका गुणनखंड कहलाती है। तो 6 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, इनका योगफल अगर निकाला जाए, योग निकाला जाए सभी का, तो कितना आएगा, 2 1 3, 3 3 6, 6 6 12, तो इनका योग हो गया 12। अगर हम 6 में 2 से गुणा कर दें तो यह क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो, उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट नंबर कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो लिख लेते हैं, देखिए, तो क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग, जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के, एक मिनट यहां पे ना संख्या कर लीजिए, वह संख्या, और यहां पे भी ना संख्या ही रहने दीजिए, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो एक संख्या की परिभाषा देंगे, उससे सभी संपूर्ण संख्याओं को आक्षेपित कर सकते हैं, सभी संपूर्ण संख्याओं पर लागू कर सकते हैं। वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, यहां तब जिसके कर लेंगे एक वचन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसके गुणनखंडों का योग, वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो, 2 गुने के बराबर हो, संपूर्ण संख्या कहलाती, संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, देख लीजिए, वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के, यहां पे कॉमा लगा लीजिएगा, ठीक है, उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है।
जैसे 6, जैसे 6। ठीक है, तो 6 क्या है, 6 के गुणनखंड कौन कौन है, तो यह भी लिख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो लिखेंगे जैसे 6 के गुणनखंडों 1, 2, 3, 6 का योग 12 है, व 6 का 2 गुना भी 12 है, इसलिए 6 एक संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यह आपकी जो संख्याएं थी मैंने सब पढ़ा के समाप्त कर दी हैं। तो आइए एक बार दोहराते हुए चलते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे मिटा दिया। ठीक है, उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने, समझ में भी आ गया होगा। ठीक, तो अब यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिए, तो बात करें अगर बात करूं मैं प्राकृतिक संख्याओं की, तो यह 1 से शुरू होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। पूर्णांक जो होता है धनात्मक के साथ साथ, यहां पे मैं शायद पूर्णांक बताना भूल गया हूं, तो एक बार मैं पूर्णांक का नाम लेके यहां पे पूर्णांक को पढ़ा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं पूर्णांक बताना भूल गया, सॉरी, देख लीजिए, इंटीजर बोलते हैं, ध्यान में आ गया, एक बार देख लीजिए, इंटीजर। तो अब यह बताइए इंटीजर किसे कहते हैं, तो जब हम पूर्ण संख्या का जो समुच्चय है उसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो यहां पे देख लीजिएगा, तो यहां पे यह भूला बिसरा है, तो यहां पे देखिएगा, तो यदि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, यदि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में किसको शामिल कर लिया जाए, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं, तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे इंटीजर को किसे दर्शाते हैं, तो आई से दर्शा सकते हैं, ठीक है, या फिर जेड से दर्शा सकते हैं। तो जेड सामान्य रूप से प्रचलित है, तो दर्शा दीजिएगा। तो यहां पे बीच में 0, इसके पहले इधर आ जाएगा प्लस वाला सब, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक चलेगा, -1, -2 डॉट 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 अनंत तक, ये भी चलेगा इधर माइनस वाले अनंत की ओर। ठीक है, तो यह रहा इंटीजर। ठीक है, तो यह देखा नहीं था मैंने, यहां पे भूल गया था, तो यहां पर आप लोग नोट कर लेंगे। एक चीज और यही बात करते हैं, अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संख्या, तो यह 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक, अगर इसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो यह वाला जो गोला बनेगा यह हो जाएगा पूर्ण संख्या का, क्योंकि इसमें 0 के साथ साथ कौन शामिल हो गया, प्राकृतिक संख्या। यानी कि 0 अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ मतलब मिल जाता है, शामिल हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर 0 के साथ साथ यहाँ पे माइनस वाला भी भाग जुड़ जाए, यहाँ पे शामिल हो जाए, -1, -2 डॉट 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 अनंत तक, तो हम इस बड़े गोले को क्या कहेंगे, पूर्णांक। क्या कहेंगे, पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे सी बात बताइए कि प्राकृतिक संख्या एक छोटा गोला है और पूर्णांक जो पूर्ण है उससे बड़ा है, और सबसे बड़ा किसका है, पूर्णांक का। ठीक है, तो हम सीधे से कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। छोटा गोला बड़े गोले में अटा गया तो हम कहेंगे पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। अगर मैं बात करूं सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, यानी सभी, जो यह पूर्ण वाला गोला है, इतना बड़ा गोला है, छोटकी में अटाएगा, गोला यहाँ नहीं है, यहाँ वृत्त मैंने बनाया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यह देखिएगा, यह बड़ा गोला इसमें अटाएगा, नहीं अटाएगा। ठीक, कहने के लिए केवल गोला है। ठीक, तो यहां पे देखिएगा, यह गोला नहीं हटाएगा, तो कहेंगे सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसी प्रकार सभी पूर्णांक क्या प्राकृतिक संख्या होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इतना बड़ा गोला इतने में नहीं हटाएगा, तो क्या कहेंगे, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होते। इसी प्रकार सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि गोला अटा गया, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक भी होती हैं। तो आप यह कह सकते हैं, जब गोला अटा जाए कहेंगे होता है ऐसा, अगर नहीं गोला हटा रहा है तो कहेंगे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फिर से बताइए कि सभी पूर्णांक क्या प्राकृतिक संख्या होंगे, नहीं, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे।
क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगे? नहीं होंगे। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे, क्योंकि पूर्णांक का गोला बड़ा है, पूर्ण का छोटा है, तो बड़ा छोटे में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई पूछे पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होंगी, तो बिल्कुल छोटा है बड़े में जाएगा, छोटा है बड़े में जाएगा, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो जाएंगी। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो जाएंगी। इस प्रकार से सम जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम जो 2 से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं जिन 2 संख्याओं का मासा 1 हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं जिनका यानी कि जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी पूर्णांकों के रूप में p और q पूर्णांक होने चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अपरिमेय संख्या तो जो भी कर्णीगत राशियां हैं, कर्णीगत संख्याएं हैं जिनको कड़ी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता यानी कि पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या तो जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p और q, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए, जहां q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्याएं क्या है? तो जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो अगर कर्णी के अंदर माइनस आ जाता है, ठीक है, कोई भी संख्या लिखी हो, ठीक है, तो वह कहलाती है काल्पनिक संख्याएं। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुणों के बराबर हो तो संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से यह आपका संख्याओं नामक चैप्टर यानी कि जो है बेसिक क्लास समाप्त होती है। ठीक है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं, जो लोग नया अभी हाई स्कूल में जो नया बैच शुरुआत कर रहे हैं उन सभी तक शेयर करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए क्लास के साथ। धन्यवाद।